हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्राफ्टर। बच्चों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के बेसिक चल रहे थे, लास्ट लेक्चर लेक्चर 3 था, ये लेक्चर 4 होगा। और इस लेक्चर में हम अपनी पूरी थ्योरी को डन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बिना डिले किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। काफी सारे जो टॉपिक्स है हमारे वो डन हो गए थे इसके अंदर। हमने जो टॉपिक्स पे हम रह गए थे, स्टॉक फ्लो वगैरह सब डन था। हम हमने जो टॉपिक छोड़ा था लास्ट, वो था इंटरसेक्टरल फ्लो था। और इससे पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, उसमें लास्ट टॉपिक मैंने डन कराया था हमारी जो इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं, लाइक हाउस होल्ड यानी परिवार हो गया या प्रोड्यूसर हो गए, इन दो सेक्टर्स के बारे में हमने बात करी है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में हमने बात करी है। ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेक्टरल फ्लो। देखिए, हमारी इकोनॉमी में मैंने 4 सेक्टर आपको पढ़ाए, बट जो सबसे मेन है वो हमें दो पे ध्यान देना है, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर पे। आइए मैं ना आपको कुछ सिनेरियो समझाता हूँ। ठीक है, उससे हम काफी चीजों को ना थ्योरेटिकल वे में समझ लेंगे। मान लीजिए ये हमारा कंज्यूमर है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंज्यूमर। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंज्यूमर है। और जस्ट उसके अपोजिट में एक बंदा और है, और ये हमारा है प्रोड्यूसर। ये कौन है हमारा? ये हमारा प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये कंज्यूमर हो गया हमारा, ये कंज्यूमर हो गया, और ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर। हमारी इकॉनमी में ना हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, हर सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर है। अब ये डिपेंडेंसी कैसे है वो हम समझते हैं। देखिए, कहने का मतलब है हमारे जो कंज्यूमर हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइक या कह सकते हो कि प्रोड्यूसर सेक्टर हमारे कंज्यूमर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई इनका तो काम है प्रोडक्शन करना, तो ये प्रोडक्शन करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होती हैं वो इनको इन्हीं को बेचते हैं। ठीक है ना? तो इनका तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले से ही है, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर ही रहे हैं। ठीक है, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले ही रन कर रहे हैं। ठीक है, इनका तो अपना वर्क चल रहा है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो सबसे बड़ा जो सवाल है हमारा, वो क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो भी वो चीजें बनाता है, वो फाइनली बेचने कहाँ जाता है? कंज्यूमर सेक्टर के पास। तो कंज्यूमर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, अच्छा ये यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब अब इन्हें भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे ये फैक्टर सर्विसेज इन्हें देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज सर क्या क्या दी जाते हैं फैक्टर सर्विसेज में? या आप कह सकते हो फैक्टर इनपुट्स होते हैं वो। अब फैक्टर इनपुट्स में वो क्या क्या देंगे? बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, जैसे लैंड हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये 4 फैक्टर इनपुट्स हमारा कंज्यूमर प्रोड्यूसर को देता है। अब कहने का मतलब, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो प्रोड्यूसर है उसको इसकी जरूरत नहीं कंज्यूमर की, क्योंकि कल को लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ेगी तो हमारा प्रोड्यूसर मांगने इसी के पास तो आएगा, ए भाई कुछ अगर आप हमारे यहाँ पे या तो जमीन दे दो, या हमारे यहाँ पर आज एक वर्कर काम कर लो आप आके, या थोड़े पैसे हमें उधार दे दो। तो डिपेंडेंसी तो आपकी भी है। अच्छा, ये इतना उस्ताद बनता भी नहीं घूम सकता कि भाई हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो कंज्यूमर, भाई कहने का मतलब है कि कंज्यूमर भी डिपेंड है उससे गुड्स और सर्विसेज को लेकर, कि आप गुड्स एंड सर्विसेज हमें दो। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है और ये फैक्टर इनपुट्स इसको प्रोवाइड कर रहा है। आप इसी पूरे प्रोसेस को, पता है हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसी चीज को बोलते हैं रियल फ्लो। जहां पर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को या तो गुड्स और सर्विसेज क्या दे रहा है? प्रोवाइड। गुड्स सर्विसेज ये इसको दे रहा है, ये भी कुछ सर्विसेज इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपस में कहीं पैसे का लेन देन हुआ नहीं सर, ये इनको गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी एक तरह की सर्विसेज ही प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए फिर नेक्स्ट सिनेरियो वापस से। मान लीजिए फिर वही परिवार है हमारा, कंज्यूमर है, और यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया प्रोड्यूसर। ठीक है, ये प्रोड्यूसर खड़ा कर दिया मैंने। अब क्या हो रहा है, बात को फिर से समझना। ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर है वो कह रहा है कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज यूज की हैं, तो बदले में मैं आपको क्या दे देता हूँ? पेमेंट। ठीक है ना? क्या चीज?
पेमेंट, अभी मैं बताता हूँ इसको, रुको। और ये भी कुछ पेमेंट करेगा इसको, ठीक है। दोनों एक दूसरे को पेमेंट करेंगे। अब सुनो, क्योंकि कंज्यूमर ने गुड्स और सर्विसेज यूज की हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यूज की हुई हैं, तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज यूज की हुई हैं तो बदले में ये एक दूसरे को पेमेंट करेंगे। देखिए, कंज्यूमर ने गुड्स एंड सर्विसेज यूज किया था तो बदले में ये क्या करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करेगा, कंज्यूमर कहेगा भाई जो मैंने सामान तेरे से खरीदा था, ये ले पैसे पकड़। तो प्रोड्यूसर कहेगा ठीक है, जो तूने मेरे यहाँ पे सर्विस दिया आगे, तू भी उसके पैसे रख ले। अब कैसे, फैक्टर पेमेंट कहते हैं। अब वो पेमेंट में क्या क्या देगा, प्रोड्यूसर ने जमीन यूज करी तो उसके बदले में क्या पे करेगा, किराया। अगर प्रोड्यूसर ने इस कंज्यूमर से लेबर, एज ए लेबर से काम करवाया अपने यहाँ पर, तो क्या देना पड़ेगा, सैलरी, ठीक है। अगर एज ए कैपिटल उधार लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर ये एज ए पार्टनर इसके साथ काम किया है तो प्रोड्यूसर को इसे क्या देने पड़ेंगे, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। अब इस पूरे प्रोसीजर में आप देखो, ये एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई सर्विस उधार ली ही है। अब इसने गुड्स खरीदे थे तो पैसे दे दिए, इस प्रोड्यूसर ने इससे सर्विसेज ली, इसने भी इसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब इन इस प्रोसीजर को बच्चों हम कहते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। ऊपर वाला क्या था, वो रियल फ्लो था। अब यहाँ पे मनी फ्लो कर रहा है, या तो पैसा दिया जा रहा है या पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला था रियल फ्लो, नीचे वाला था मनी फ्लो। एक बात यहाँ समझ में आती है, हर सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किसी ना किसी पर्पज से डिपेंड ही है। अब आओ मैं वापस चलता हूँ अपने उस टॉपिक पे कि इंटर सेक्टर फ्लो क्या होता है। देखो, ईच सेक्टर, हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का डिपेंड है ऑन द अदर, वन वे और द अदर वे। दिस इज ए कॉल्ड ए इंटरसेक्टरल फ्लो। मतलब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड रहता है। कंज्यूमर ये नहीं कह सकता कि हमें प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है, या हम कभी ये कह सकते हैं कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसानों की जरूरत नहीं होगी सर, तो अनाज कौन देगा हमें। अगर हमें फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये गुड्स एंड सर्विसेज जहां बन रही है वहां से कहाँ मिलेंगे। और ऐसा ही किसान या प्रोड्यूसर भी नहीं कह सकते कि हमारे को कंज्यूमर क्लास की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर क्लास ही है जो उनके यहाँ जाकर काम करती है। हम ही उनको अपने किराए पे जमीनें देते हैं, तो हम ही जाके उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो यही एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी, उसी को इंटरसेक्टरल फ्लो कहते हैं। आम भाषा में यही होता है इंटरसेक्टरल फ्लो, ठीक है। इंटरसेक्टरल, इंटरडिपेंडेंसी लीड टू इंटरसेक्टरल फ्लो। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ज्यादा, उतना ही इंटरसेक्टर फ्लो होगा, ठीक है। इधर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स सर्विसेज, या तो डिपेंडेंसी गुड सर्विसेज को लेकर होती है और मनी को लेकर होती है। ऑब्वियसली सीधी सी चीज है, पहले प्रोड्यूसर गुड सर्विसेज देता है तो कंज्यूमर क्लास क्या करता है, पेमेंट करता है। फिर हमारा कंज्यूमर क्लास क्या करता है, जो हमारा कंज्यूमर क्लास है, फिर वो क्या करता है, वो जो फैक्टर सर्विसेज देता है बदले में वो पेमेंट मांग लेता है। तो हर कोई एक दूसरे को, ये इसको गुड सर्विसेज बेच रहा है तो बदले में पैसा मांग ले रहा है, बाद में जब ये अपनी सर्विसेज उसको दे रहे हैं तो बाद में ये भी पैसे मांग ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो डिपेंडेंसी है वो गुड सर्विसेज और पैसों को लेकर है। अब सर ये गुड सर्विसेज के बाद पैसा क्यों है, देखो, हमने जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं, आपको क्या लगता है ये इसके यहाँ पे फैक्टर सर्विस देखने क्यों गए होंगे, इन्होंने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की सर्विस यहाँ पे क्यों दी होगी, चार पैसे कमाने के लिए, कि महीने के एंड में ये हमको क्या दे देगा, पैसे दे देगा। अब ये गुड्स से सर्विसेज क्यों बेच रहा है इसको, ताकि ये इसको पैसे दे सके, तो मोटिव पैसा ही है, ठीक है ना। मोटिव क्या होता है, पैसा ही होता है। कहने का मतलब है कि डिपेंडेंसी, कंज्यूमर को गुड्स सर्विसेज भी चाहिए, प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए। कंज्यूमर उसके यहाँ पे सर्विस देने गया है, क्यों गया है, पैसा चाहिए। तो डिपेंडेंसी गुड सर्विसेज को भी लेकर होती है, और कहीं ना कहीं जो एंड का जो मोटिव होता है ना, वो पैसा ही होता है, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। मैंने रियल फ्लो आपको बता ही दिया। इसके अंदर क्या होता है रियल फ्लो में, रियल फ्लो में ये इसको गुड सर्विसेज देता है और ये फैक्टर सर्विसेज देता है, जहां पर कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे को गुड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पर ये एक दूसरे को पेमेंट करते हैं उस चीज के, जैसे इसने इसको गुड सर्विसेज दिया तो बदले में ये इसको पैसे देगा, बाद में जब ये इसके यहाँ सर्विस देने आए थे तो ये इनको क्या करेगा, पैसे देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, तो हमारे जो फ्लो होते हैं, हमारे जो फ्लो होते हैं बच्चों, एक मिनट मुझे एक मिनट देना, ठीक है। हमारे जो फ्लो होते हैं वो एक रियल होते हैं, और एक होता है हमारा मनी फ्लो, जो मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा दिया है। आइए थोड़ा सा मैं उसको और डीपली क्लियर कर देता हूँ। जैसे रियल फ्लो मैं आपको बताता हूँ, रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो, प्रोड्यूसर जो भी गुड्स बनाते हैं वो किसको लाके चेप देते हैं? परिवार को। अब परिवार अपनी सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, भाई जो फैक्टर सर्विसेज होती है किसको देता है? वो प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है। बात को बहुत ध्यान से समझना, जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स लाके किसको बेचते हैं? परिवार को। और परिवार अपनी जो फैक्टर सर्विसेज है वो किसको देता है? प्रोड्यूसर को देता है। तो एक दूसरे पे दोनों क्या है? गुड्स सर्विसेज को लेकर डिपेंड है। वो उसको गुड्स बेच रहा है, ये इसको सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये इसकी फैक्ट्री में आके काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर ये जो गुड बना के देता है फिर वो कंज्यूम करते हैं। तो ठीक है, तो ये हुआ रियल फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मनी फ्लो। ये मनी फ्लो का भी एक बना देता हूँ। मनी फ्लो में क्या होता है? प्रोड्यूसर ने इसको गुड्स बेचा था, बाद में ये पैसे पेमेंट करेगा। एक्सपेंडिचर ऑन दी परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इसने पैसे खर्च किए होंगे वो सारे पैसे किसके पास आ जाएंगे? प्रोड्यूसर के पास आ जाएंगे। ये परिवार इनके यहाँ काम करने आता है तो बदले में प्रोड्यूसर भी उनको पेमेंट करेगा। कैसे कैसे सर? अगर देखो, इसने अगर यहाँ पर ऐसे मतलब लाइक जितनी भी सर्विसेज दी हैं उसकी इसको पेमेंट मिलेगी। जैसे रेंट मिलेगा, वेजेस मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि अपने क्या यहाँ पर कर रखा है। देखो, आपको रेंट कब मिलेगा? अगर परिवार ने अगर परिवार ने कोई जमीन किराए पे दे रखी है, ठीक है। दिहाड़ी कब मिलेगी? जब एज ए लेबर आप काम करोगे जाकर, ठीक है। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब कैपिटल दोगे, ठीक है। और प्रॉफिट कब मिलेगा? जब एज ए एंटरप्रेन्योर काम करोगे, जब आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम करोगे। जब ये चार सर्विसेज परिवार द्वारा इसको दी जाती है, तब प्रोड्यूसर उन चार सर्विसेज के बदले में इसको क्या करता है? पेमेंट्स करता है, लाइक लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब लाइक ये जब चार सर्विसेज दोगे तो हर चीज के बदले में पैसे मिलेंगे। अगर आपने जमीन दी तो आपको किराया मिलेगा, आपने एज ए लेबर काम किया आपको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, आपने अगर कैपिटल दिया तो आपको ब्याज मिलेगा, आपने एज ए पार्टनर काम किया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वेजेस मिलेगा, रेंट मिलेगा। ये सारी पेमेंट पर जो हमारा प्रोड्यूसर है वो परिवार को करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में देखो, पैसे आ भी रहे हैं और पैसे जा भी रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आप इसको मनी फ्लो कह सकते हो। आप इसे क्या कह सकते हो? आप इसे मनी मनी फ्लो कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? आप इसे मनी फ्लो कह सकते हो। ठीक है, आप इसे मनी फ्लो कह सकते हो। ठीक है, चलिए। पहले तो ये रियल फ्लो पढ़ा हमने। देखो, रियल फ्लो के बाद में कुछ लाइनें हैं वो भी रीड करवा लेता हूँ। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम परिवार टू प्रोड्यूसर। हमारे परिवार फैक्टर सर्विसेज किसको देते हैं? प्रोड्यूसर को देते हैं। और जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमारा प्रोड्यूसर किसको देता है? परिवार को देता है। बात को बहुत ध्यान से समझना, वो इनको देता है। कहने का मतलब है, ये रियल फ्लो वाली बात कर रहा था कि परिवार फैक्टर सर्विसेज देते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स बेचते हैं। तो जहां पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज चल रहे हैं। अब मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि पैसों का फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर। ठीक है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, इसमें दो बातें हैं। एक तो है फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। और दूसरा है फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर पैसा क्यों देता है टू दी हाउस होल्ड सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द परचेस ऑफ फैक्टर सर्विसेज? देखो, प्रोड्यूसर इसलिए पैसे देगा क्योंकि प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज परिवार से ली थी। हमारे प्रोड्यूसर ने, ये जो हमारा प्रोड्यूसर है, हमारे प्रोड्यूसर ने क्या लिया था? मैं लिख देता हूँ आम भाषा में परिवार, या आप हाउस होल्ड लिख सकते हो, हाउस होल्ड। इनसे फैक्टर सर्विसेज लिया था, इसलिए पैसे देने पड़ेंगे उसको। नीचे वाले केस में, ठीक है, जो परिवार है उसने प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन द अकाउंट ऑफ द परचेज। अच्छा देखो, परिवार क्यों देखा? रीजन लिखे हुए हैं, रीजन साफ लिखे हुए हैं। आप रीजन पे ध्यान दो, रीजन पे बिल्कुल फुल अटेंशन रखो। देखो रीजन कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये देखना, समझना, रीजंस देखना। देखो, पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर, पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर पेमेंट क्यों करता है और हाउस होल्ड क्यों करता है? देखो, दोनों सेक्टर पेमेंट करते हैं, पेमेंट ये भी करेगा, पेमेंट ये भी करेगा। प्रोड्यूसर इसलिए करता है क्योंकि प्रोड्यूसर ने क्या किया है? परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इसने फैक्टर सर्विसेज परचेज किए हैं, पर किससे? सर हाउस होल्ड से। हमारे प्रोड्यूसर ने इस परिवार से फैक्टर सर्विसेज खरीदे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिया था, इसलिए पैसे देने पड़ रहे हैं। और उसी के उल्टा जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इसने क्या किया है? इसने परचेस किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज,
क्या परचेस किए हैं, और वो भी किससे परचेस किए होंगे सर, प्रोड्यूसर से। हमारे परिवार ने प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किए थे, इसलिए इन्हें भी प्रोड्यूसर को क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। इस केस में प्रोड्यूसर परिवार को पैसे देगा, अगले केस में परिवार प्रोड्यूसर को पैसे देगा, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग क्लियर है। प्रोड्यूसर इसलिए पैसे दे रहा है, वो फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहा है, नीचे रीजन लिखा हुआ है, परचेस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। और परिवार इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि उसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है प्रोड्यूसर से, ठीक है। आई होप आपको मनी फ्लो समझ, इसी वे में आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी बना सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, मनी फ्लो इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। कि इस बात से कितने बच्चे सहमत हैं? सर पहले बात ही समझ में नहीं आई, सहमत क्या होंगे? देखो कहने का मतलब है, पहले क्या होता होगा, रियल फ्लो या मनी फ्लो? देखो सीधी सी चीज है, जब आप कहीं काम कर, जैसे मान लीजिए एक वर्कर है, ये मान लो ये वर्कर है, इसका नाम है, इसका नाम है राम। राम एक वर्कर है, ठीक है, या राहुल दे देते हैं नाम, ठीक है। ये एक राहुल है, ये एक वर्कर है, ठीक है। अब ऐसे वर्कर ये जा रहा है कहाँ पे काम करने, ये जा रहा है इस फैक्ट्री में काम करने। तो क्या पहले दिन पैसे ही मांग लेगा पूरे महीने के कि लाओ मुझे पैसे दे दो? तो फैक्ट्री वाले कहेंगे भाई, मान लो ये मालिक है, ठीक है, ये कह रहा है मालिक कि भाई राहुल ऐसा है, ये मालिक है, ये मालिक आदमी है, ठीक है। मालिक कह रहा है देख भाई राहुल ऐसा है कि तू पहले तो काम कर मेरे यहाँ पर, पहले तो तू फैक्टर सर्विसेज दे आकर हमारे यहाँ पर, फैक्टर सर्विसेज दे। फैक्टर सर्विसेज में क्या चारों देगा ये? नहीं भाई, राहुल तो कह रहा है कि देखो सर मैं फैक्टर सर्विसेज दे तो सकता हूँ, पर वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में ना मेरे पास कैपिटल एंटरप्रेन्योर और वो लाइक लैंड तो नहीं है। तो मालिक कह रहा है वो चाहिए किसको, मेरे पास सब पड़ा है, तू एज ए लेबर आगे काम कर दे, ठीक है, एज ए लेबर आगे वर्क कर, एज ए लेबर वर्कर तू मेरे यहाँ सिर्फ काम कर, और जब तू काम कर लेगा तो मैं तेरे को बाद में क्या दूंगा, पेमेंट करूंगा, पेमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी। मैं तेरे को सैलरी, मैं तुझे सैलरी पे कर दूंगा। यानी एक बात समझ में आई सर, पहले काम फिर पैसा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, वो होता नहीं है, पहले काम, पहले काम और बाद में पैसा। हमारे यहाँ का तो यही चलता है भाई, बाद में पैसा, ठीक है, पहले काम और बाद में पैसा। तो एक चीज क्लियर हुई, पहले हुआ रियल फ्लो, बाद में हुआ मनी फ्लो। यानी पहले रियल फ्लो होता है, रियल फ्लो जब हो जाता है तब मनी फ्लो होता है। कहने का मतलब जब तक आप कोई सर्विस दोगे नहीं तब तक पैसे क्यों मिलेंगे? अभी आप चलो अब इसी के नजरिए से देखो, ये एक प्रोड्यूसर है, जब तक ये मार्केट में गुड सर्विसेज बेचेगा नहीं कस्टमर को, तो क्या आप जब दुकान पे जाते हो तो प्रोड्यूसर क्या पहले पैसे ले लेता है? पहले तो सर्विस दी जाती है ना, पहले गुड्स बेचे जाते हैं, सर्विसेज दी जाती है, उसके बाद फीस ली जाती है ना। तो इसके साथ भी वही हाल है, पहले ये भी रियल फ्लो करेगा बाद में इससे पैसे मिलेंगे। इसके साथ भी यही है, पहले ये रियल फ्लो करेगा बाद में इसको मनी फ्लो मिलेगा, पहले काम करेगा फिर पैसे मिलेगा। तो पहले रियल फ्लो होता है फिर मनी फ्लो होता है। और याद रखना, जो हमारे ने कनेक्टेड है, जब तक रियल फ्लो नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा। पहले रियल फ्लो करना होगा, रियल फ्लो का उल्टा मनी फ्लो होता है फिर बाद में। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, इसमें कुछ खास है नहीं अब। देखो रियल फ्लो में क्या लिखा हुआ है, रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इस फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती है, परिवार क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड सर्विसेज बनाकर किसको देता है, परिवार को देता है। दोनों एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज देते रहते हैं। इसमें फिजिकल आउटपुट का फ्लो होता है और सर्विसेज का फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू। इसे हम कभी कभी फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कभी कभी फिजिकल फ्लो इसलिए कहते हैं, तो इस वर्ड को याद रखना, रियल फ्लो को कभी कभी फिजिकल फ्लो कहते हैं क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रही हैं जिसे हम टच कर सकते हैं और वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। हाँ सर्विस नहीं करती है, गुड्स करती है। सर्विस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बेटा, वो हम देख भी नहीं सकते। हाँ बट जो गुड्स आते जाते हैं वो हम देख सकते हैं, तो ये फिजिकल फ्लो कहते हैं। और जितना ज्यादा रियल फ्लो होगा आपकी इकोनॉमी के अंदर, जो जीडीपी होगी वो उतनी ज्यादा क्या करेगी, वो ग्रोथ करेगी। जितना ज्यादा आपकी इकोनॉमी में रियल फ्लो होगा उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्या है, मनी फ्लो क्या कहता है?
इसमें फ्लो होता है मनी का, वो भी डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, तो उसे मनी फ्लो कहते हैं। तो मनी फ्लो का सीधा सा मीनिंग लिखा हुआ है कि जब हमारा मनी फ्लो करता है अलग अलग सेक्टर्स में, उसी को मनी फ्लो कहा जाता है। और ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है ना। अमोंग द सेक्टर अकॉर्डिंग ऑल्सो कॉल्ड ए नॉमिनल फ्लो, इसे आप नॉमिनल फ्लो भी कह सकते हैं। ये जो छोटे छोटे वर्ड हम पढ़ रहे हैं ना, लाइक मनी फ्लो का एक नाम है नॉमिनल फ्लो, रियल फ्लो का एक नाम हो गया फिजिकल फ्लो, तो आप इसे याद कर लेना, एमसीक्यू के लिए रेडी कर लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक नंबरिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, इस पे नंबरिंग डाल रहा हूँ मैं, इस पे मैं नंबरिंग डाल दे रहा हूँ किसी डिफरेंट कलर से, ठीक है। ये एक नंबर और ये हमारा दूसरा नंबर। तो ये आप इसको एमसीक्यू के लिए रेडी करना कि रियल फ्लो का एक नाम फिजिकल फ्लो होता है और मनी फ्लो का एक नाम नॉमिनल फ्लो होता है, ठीक है। और आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसे के फ्लो का मतलब ये नहीं है कि उससे आपके देश के अंदर आउटपुट बढ़ेगा या आपके देश की जीडीपी बढ़ेगी। देखो, रियल फ्लो रियल फ्लो अगर बढ़ रहा है तो आपकी जीडीपी 100% बढ़ना है। बट अगर आपकी इकोनॉमी में पैसा फ्लो कर रहा है, तो पैसे फ्लो से आप ये नहीं तय कर सकते कि देश के अंदर आउटपुट बढ़ेगा। पैसा बहुत सारी वजह से लोग उधार देते हैं एक दूसरे को, तो कहने का मतलब है इससे आप इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा नहीं। तो जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी पे आप उसको लेके नहीं ले जा सकते, तो आप उसको जीडीपी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती है तब आउटपुट बढ़ता है और जीडीपी बढ़ती है। सिर्फ पैसों के फ्लो से, मैं मानता हूँ रियल फ्लो के बाद ही पैसे का फ्लो होता है, बट ओनली पैसे के फ्लो को आप देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। रियल फ्लो को माना जाता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं, ठीक है। अब आगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इस चीज को मैं समझाता हूँ। देखो, इस चीज को समझाने के लिए से पहले मैं आपको ना एक एक डायग्राम समझाता हूँ और वहां से हम चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा फेज है, ठीक है। अब समझना बात को, एक एक बात को ना बहुत ध्यान से समझना। मैं तीन फेज पढ़ा रहा हूँ, एक प्रोडक्शन का, एक इनकम जनरेशन का और एक एक्सपेंडिचर का फेज। ये तीन फेज है और ये तीन फेज हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए इसको देखते हैं बच्चों। देखो, पहला जो फेज है, इस फेज में हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। हमने मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाया छोटा सा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाया और इसको हमने बनाया 100 रुपए में। कितने रुपए बनाया हमने इसको? हमने इसको बनाया 100 रुपए में। हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कीमत कितनी रखी हमने? 100 रुपए। ये जो प्रोडक्ट बनाया था हमने, तो हमने 100 रुपए में बनाया, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा 100 रुपए बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो पहला फेज आया प्रोडक्शन का फेज। किसका फेज आया? प्रोडक्शन का। इसको बनाया और इसको मार्केट में हमने 100 रुपए के दाम से बेच दिया, ठीक है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है, हमने इस प्रोडक्ट को मार्केट में 100 रुपए के दाम से बेच दिया। और जब 100 रुपए के दाम से हमने इसको सेल किया, हमने मार्केट में, सेल इन द मार्केट, हमने इसको मार्केट में बेच दिया। बेच के हमारे पास कितने रुपए रिसीव होंगे? अगर आपने सर 100 रुपए का रेट रखा होगा तो ऑब्वियसली 100 रुपए ही रिसीव होंगे। तो जो आपका रिवेन्यू आएगा वो 100 रुपए ही आएगा। अगर 100 रुपए का बेचा आपने तो 100 रुपए ही रिसीव होंगे। अब ये 100 रुपए की तो इनकम जनरेट हुई। क्या हुई? इनकम जनरेट हुई। रिवेन्यू मतलब बेच के लाए, तो अब सारा पैसा तो देखो प्रोड्यूसर रख नहीं सकता, इस पैसे में डिवीजन होंगे। अब ये डिवीजन कैसे होंगे, आप बात को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले जो हमने लैंड किराए पे ली है, जो लेबर काम करके गया है हमारे यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर हमने कैपिटल उधार लिया है जिससे, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर वाले हो गए, ईएनटी लिख दे रहा हूँ मैं उसको, एंटरप्रेन्योरशिप को ईएनटी हो गया। हमको सबकी पेमेंट करनी है अब एक एक करके, ठीक है ना। सबकी पेमेंट करनी है। देखो, लैंड वाले को किराया देना है, रेंट। जो लेबर की तरह काम करके गया उसको दिहाड़ी देनी है। जिसने कैपिटल दिया था हम उसको ब्याज देंगे, ठीक है। और बाकी सारा प्रॉफिट हो गया। अगर कोई पार्टनर था तो ठीक है, अगर कोई पार्टनर नहीं था तो सारा पैसा मालिक रख लेगा, मतलब ये 100 रुपए में। अब डिवीजन कैसे कैसे होगा समझते रहना। देखो, कहने का मतलब है, मान लीजिए हमने 20 रुपए रेंट दे दिया, ठीक है। हमने 20 रुपए की दिहाड़ी दे दी, हमने 20 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया और बाकी 40 रुपए प्रॉफिट बच गया।
ठीक है, 20, 40, 60 और 40, 100 रुपए हमने उस पूरे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इनकम थी, जनरेशन फेज था। अब देखो 100 रुपए तुम रख नहीं सकते क्योंकि 100 रुपए तुम्हारा मुनाफा नहीं है। उस 100 रुपए में जो आया उसमें किराया भरना है, दिहाड़ी देनी है, ब्याज देना है, और बाकी प्रॉफिट आप रख सकते हो। अगर पार्टनर है तो इस 40 रुपए में भी शेयर होगा। अदरवाइज ये सारा पैसा जो भी इस फैक्ट्री का मालिक होगा वो खुद रख लेगा इस पैसे को। ठीक है, अब ये पैसा बढ़ गया, इसी को इनकम जनरेशन फेज करते हैं। देखो, पहला पहला फेज था प्रोडक्शन का फेज, जिसमें हमने 100 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में, मतलब ये एक वैल्यू था, ये था हमारा फाइनल प्राइस था जिसमें हम बेचने गए थे। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट था, और फिर बाद में हमने उसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग फेज में, तो इसे इनकम जनरेशन फेज कहते हैं। अगर आप इन सबका भी सम करोगे तो बच्चों कितना आएगा सर? अगर हम इन सबका भी सम करेंगे तो 100 रुपए ही आएगा। अब ये जो पैसा था, अब ये दो लोगों के पास गया। ठीक है, बात को ध्यान से समझना बच्चों। देखो, एक तो कंज्यूमर, ठीक है, एक गया ये कंज्यूमर के पास, और ये दूसरा पैसा गया प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, दोनों के पास गया। ये दो बंदे थे, दोनों ने इस पैसे को आपस में बांट लिया। ठीक है, मान लीजिए 20, 40, 60 रुपए रख लिए इसने, कंज्यूमर ने। सपोज करो 60 रुपए इसने रख लिए, 60 रुपए इसने रख लिए। ठीक है, और 40 रुपए ये मालिक था भाई, तो ये रखेगा ही रखेगा। और उसने फैक्टर सर्विसेज दिया था, तो उसने ये 20, 20, 40 और 60 रुपए ये रख लिया कंज्यूमर ने, क्योंकि उसने सर्विस दी थी उसके यहाँ जाकर, तो ये पैसे वो रख लेगा। अब दोनों अपना अपना खर्चा करेंगे। ठीक है, ये अपने खर्चे को बोलेगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोलेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेगा। क्या बोलेगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 60 रुपए खर्च कर देगा और ये 40 रुपए खर्च कर देगा। तो तीसरा जो फेज आता है वो एक्सपेंडिचर का फेज आता है। ठीक है, तो अब बात को बहुत ध्यान से समझना। पहला होता है प्रोडक्शन फेज, चीजों को बनाना और एक रेट तय करना और उसे मार्केट में ले जाकर बेच देना। उसके बाद जब बेचने के बाद आता है इनकम जनरेशन का फेज, फिर इनकम आती है और वो पैसा बांट दिया जाता है। ठीक है ना, वो पैसा बांट दिया जाता है। उसके बाद सब अपना अपना पैसा रखते हैं, कोई कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, सब अपने अपने खर्चों के नाम देते हैं। और इनके नाम क्यों दिए जाते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हमारे डिस्कस हो चुके हैं कि कंज्यूमर अपने खर्चों को कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर अपने खर्चों को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहता है। अब आइए आगे चलते हैं। तो यानी हम अगर देखें तो कैसे पता चलेगा कि इस इकोनॉमी में 100 रुपए की इनकम हुई है या 100 रुपए, वही आप मान लो वही देश की जीडीपी मान लो। देखो, हमने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो हमारे देश की, जो मान लो समझ लो कि हमारे देश की कमाई कितनी हुई, 100 रुपए हुई। फिर अगर हमको ये नहीं पता, तो अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारी इकोनॉमी में पैसे बटे कितने हैं, इनकम कितनी जनरेट हुई है, तो वो भी जोड़ोगे 100 रुपए आएगा। अगर यहाँ से भी डिटेल नहीं निकल पा रही है तो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर अगर आपको पता करना है कि हमारे यहाँ खर्चा कितना हुआ है, तो खर्चे जोड़ लो, 60 और 40, ये भी कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगर कमाई की बात की जाए तो पहले लेवल पे 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया गया। अगर आपको वहां से डिटेल ना मिल पाए तो वही हमने 100 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, इनको जोड़ोगे तो मतलब इनकम थी ये, जोड़ोगे तो 100 रुपए की कमाई हो गई। ठीक है, तो हम अलग अलग मेथड्स भी होते हैं हमारे देश की, ये इनकम ही है। मान लीजिए 100 रुपए जो है देश की इनकम है, ये हमारे देश की, मान लो आप जीडीपी मान लो इसको हमारे देश की, और मान लो ये देश की जीडीपी है। ठीक है ना, अगर आपको अगर पता चल जाए कि हमारे देश में प्रोडक्ट बिकने बिकने कितने जा रहे हैं, कितने के बिक रहे हैं, तो यहाँ से तो पहली इनकम चल जाएगी 100 रुपए का हमारी कमाई हुई है। अगर हमको यहाँ से डिटेल ना मिल पाए तो हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वही पैसा आग बाद में बढ़ जाता है, क्योंकि वो बिकेगा, उतने ही पैसे आएंगे और बाद में बढ़ जाएंगे। आप इन चारों को जोड़ लो। ठीक है, तो भी कितना बनेगा, 100 रुपए। अगर यहाँ से भी डिटेल ना मिल पाए, हमें पता ना चल पाए कि बाकी सारी डिटेल अगर मिस रहे, हम नहीं पता कर पा रहे हैं देश की जीडीपी, तो आप उसी चीज को यहाँ लेकर आ जाओ, पक्का वो पैसा इन लोगों के पास गया होगा और उन्होंने खर्च किया होगा। अच्छा, इस केस में एक चीज मान के चलना, बच्चे के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर 100 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है, लोग सेविंग भी तो करते हैं। हम मान के चलेंगे इस फ्लो में कोई सेविंग नहीं है, ये नो सेविंग जोन है, यहाँ बंदा कोई सेविंग नहीं कर रहा। 100 रुपए में सब, 100 रुपए में 60 और 40 बटे हैं, उन्होंने पूरे पैसे खर्च कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जोड़ के देश की इनकम पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इससे तीन मेथड बनाए गए हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, कि आपने कोई प्रोडक्ट कितने में बनाया और कितने में बेचा। अगर आपको वहां से ना पता चल पाए तो यहाँ से पता लगा लो इनकम मेथड, कि लोगों में इनकम किस प्रकार बटी है। और यहाँ से भी पता चलना पाए तो तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, कि लोगों ने खर्चे कैसे कैसे करे हैं। तो अब तीन मेथड्स के थ्रू आप अपने देश की जो इनकम है उसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्या क्या नाम बताया सर आपने? एक बार हम लिख लेते हैं सर, है ना। आपने बताया सर वैल्यू एडेड मेथड, एक बताया आपने वैल्यू एडेड मेथड, हमने कोई प्रोडक्ट कितने में बनाया और कितने में वैल्यू एडिशन करके उसे बेच दिया। दूसरा, दूसरा आपने बताया सर इनकम मेथड, इनकम मेथड यहाँ से भी आप जोड़ के पता लगा सकते हो, चारों को जोड़ दो कि पता चल जाएगी देश की इनकम। ठीक है, फिर आपका आता है सर एक्सपेंडिचर मेथड, कि कितना कितना खर्च किया सबने, एक्सपेंडिचर मेथड। ये कंप्लीट मेथड के फॉर्मूले नहीं है बच्चों,
ये बस मैं समझा रहा हूँ आपको इन शॉर्ट में, ठीक है ना। आप प्यारे बच्चों को मैं बस समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज आसानी से समझ में। अब 3 फेज होते हैं। 100 रुपए प्रोडक्ट बनाए, जो बिका उस पैसे से हमने 100 रुपए बांट दिए, फिर वही 100 रुपए खर्च भी कर दिए गए। और ये खर्चा किया गया पैसा वापस से किसी ना किसी फैक्ट्री वाले के पास चला गया होगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर ने गुड्स यूज किए होंगे वो किसी फैक्ट्री वाले ने बनाए होंगे। और ये जो प्रोड्यूसर भी अगर कोई मशीन खरीदने जा रहा होगा तो वो भी किसी फैक्ट्री वाले ने बनाया होगा। तो ये सारा पैसा घूम फिर के फिर फैक्ट्री वाले के पास पहुंच जाएगा। फिर वो उतने का प्रोडक्शन करेगा, फिर वो उतने का बेचेगा, फिर उतनी ही इनकम जनरेट होगी। मतलब वही वो फैक्ट्री वाला प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो 100 रुपए का बेचेगा, फिर 100 रुपए की इनकम जनरेट होगी, फिर 100 रुपए का खर्चा होगा, फिर वो पैसा फैक्ट्री वाले के पास पहुंच जाएगा, और गोल 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 ये सर्कल घूमता रहेगा। ये जो हमारे फेजेस हैं ये राउंड राउंड चलते रहते हैं। यानी कि पहला जो हमारा फेज जाएगा वो पहले वैल्यू एडिशन जाएगा, फिर वही पैसा बटेगा इनकम में, फिर वो खर्चा होगा, खर्चे का पैसा फैक्ट्री वाले के पास जाएगा, फिर फैक्ट्री वाला फिर उसी प्रोडक्ट जो पैसा आएगा उसके पास से एक्सपेंडिचर से, फिर वो इसी प्रोसेस को आगे फर्दर लगा देगा। तो हमारी इकोनॉमी में ये जो पैसे हैं ये गोल गोल चलते रहते हैं। पर हाँ, इसका इनिशियल स्टेज क्या था, पहले हमारे यहाँ होता क्या है ये नहीं कह सकते कि पहले प्रोडक्शन होता है, इनकम होती है, या फिर एक्सपेंडिचर होता है। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका कोई स्टार्टिंग और एंड नहीं पता, बस ये राउंड राउंड करता है। इसलिए कभी कभी इसको सर्कुलर फ्लो भी कहते हैं, कि जो पैसा 100 रुपए है वो राउंड राउंड घूम रहा है इसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। हमने इसमें 3 स्टेजेस पढ़े सर, हमने इसमें क्या पढ़ा, 3 एक्टिविटीज पढ़ी। सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद इनकम जनरेट होती है, फिर हम खर्चा कर देते हैं। कोई कंजप्शन पे करता है खर्चा, कोई इन्वेस्टमेंट पे करता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट पे करता है, कंज्यूमर हमारा कंजप्शन पे कर देता है खर्चा, ठीक है। इस एक्टिविटी को ना हम अपनी इकोनॉमी की लाइफ लाइन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा आप ढंग से लिख लेना, हम इसको लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं। इट्स ए डिफिकल्ट, आप कभी ट्रेस नहीं कर पाओगे कि बिगिनिंग क्या था, कि प्रोडक्शन पहले होता है, इनकम पहले होती है, एक्सपेंडिचर पहले होता है, आप नहीं पता कर पाओगे। प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे इनकम हो, या एक्सपेंडिचर हो, ये एक फ्लो वेरिएबल है। और ये एग्जिस्ट करते हैं एक सर्कल की तरह, विदाउट बिगिनिंग और एंड। इनका कोई ना बिगिनिंग है ना एंड है, बस चीजें घूमती जा रही हैं गोल गोल, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग लिखा है मैंने इसके अंदर। सर्कुलर फ्लो रेफर टू द अनएंडिंग अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन इनकम। एक ऐसी एक्टिविटीज है हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जिसमें प्रोडक्शन होता है, जिसमें इनकम जनरेट होती है, जिसमें ठीक है, जिसमें एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर में होता है सारा काम। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर्कुलर फ्लो रेफर टू द अनएंडिंग फ्लो। सर्कुलर फ्लो एक अनएंडिंग फ्लो है जिसके अंदर प्रोडक्शन भी है, इनकम भी है, और एक्सपेंडिचर भी है। और ये हमारे सेक्टर्स के बीच में होता है इन द इकोनॉमी बाय द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड इन ए पर्टिकुलर, ठीक है। मतलब हमारा ये जो इतना भी फ्लो है वो एक परिवार और कंज्यूमर के बीच में ही चल रहा है। दोनों आपस में ही एक चीज से घुमा रहे हैं, कोई किसी को सर्विस दे रहा है, कोई किसी को गुड्स बनाकर बेच रहा है, ठीक है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये एक अनएंडिंग फ्लो है जो कभी रुक नहीं सकता, जिसमें प्रोडक्शन भी है, इनकम भी है, कंजप्शन भी है, और ये दोनों, और ये सारा काम हमारे डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में होता है, वो भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। तो ये डेफिनेशन को याद करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हमारे जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है यही तो मेन पर्सन है, इन्हीं के बीच में तो कंजप्शन और एक्सपेंडिचर चल रहा है, ठीक है ना। हर सारा जो पैसा था, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, देखो बात घूम फिर के इन्हीं के पास तो आ गई। जो पैसा कमाया गया वो इन्हीं के पास तो आया। तो कहने का मतलब है हमारे ये 2 ही सेक्टर हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। ऐसे तो 4 हैं पर अभी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही लेके चल रहे हैं। तो ये 2 ही तो पिलर हैं, ठीक है। तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो इन दोनों के ऊपर ही क्या है, टिका हुआ है, बेस्ड है, ठीक है बच्चों। ठीक है। तो वही मैंने फेज लिखे हुए हैं कि लाइक प्रोडक्शन का फेज, डिस्ट्रीब्यूशन वही आप इनकम कह सकते हो, ठीक है। पहली बात तो प्रोडक्शन का फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, जो फर्म्स है, जो फैक्ट्रियां हैं, वो गुड्स और सर्विसेज को क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्शन करती है। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो हमारे प्रोडक्शन फेज होता है उसमें हमारी फैक्ट्रियां गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, पर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज कहाँ से मिलती है उन्हें? एक फैक्ट्री को फैक्टर सर्विसेज कहाँ से मिलती है सर? परिवार से, हाउस होल्ड ला के देता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्ट्री इनकम, रेंट, वेजेस। मैंने बताया था ना, जब सामान बन जाता है, बिक जाता है, जो पैसे आते हैं वो सब रख नहीं सकते, उस पैसे को 4 हिस्सों में बांटना पड़ता है। रेंट देना पड़ता है, दिहाड़ी देनी पड़ती है, ब्याज देना पड़ता है, और साथ साथ में प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, ठीक है। और वो भी किसके साथ शेयर करोगे आप? परिवार के साथ। क्यों सर परिवार के साथ क्यों? क्योंकि ये 4 सर्विसेज परिवार ही देते हैं आपको, हाउस होल्ड देते हैं, हाउस होल्ड देते हैं, तो ये चारों पेमेंट आपको करनी है। तो बेचारा फर्म क्या रखेगी? अरे भाई, कहने का मतलब है तुम्हारी भी कमाई है इन 4 पार्ट्स में, तुम प्रॉफिट में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। अगर परिवार वालों ने एज ए, अगर तुम्हारे साथ पार्टनर नहीं जुड़े होंगे तो ये प्रॉफिट तो तुम ही रख लोगे ना।
और बाकी जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट है वो उनको दे देना, क्या कहते हैं, हाउस होल्ड को दे देना, बाकी प्रॉफिट तुम रख लेना, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम जो पैसा है ना वो बांट देते हैं। पैसा कैसे बट रहा है सर, देखो जो भी हमारी कमाई हुई थी यहाँ 100 रुपए की, क्या वो बटा नहीं, हमने सारा पैसा बांट दिया। 60 रुपए दे दिए उसको परिवार को और 40 रुपए प्रोड्यूसर ने खुद रख लिए, क्योंकि वो उसकी खुद की इनकम थी, ठीक है बच्चों। अब अगला आता है डिस्पोजिशन पैसा। पहला होता है प्रोडक्शन किया, फिर जो प्रोडक्शन करो पैसा कमाओ, ठीक है ना, इसको आम भाषा में कह सकते हैं पैसा कमाना, पैसा कमाना, ठीक है। और फिर अगला में आता है पैसा बांटना। पैसा किस में बांटना है सर, एक हाउस होल्ड में बांट लो, एक प्रोड्यूसर में बांट लो। और जो पैसा बांटा उसका एक आखिरी पोर्शन होता है पैसे को खर्च करना, क्या करना, पैसे को खर्च करना, फिर हमें पैसे को खर्च भी करना होता है, ठीक है। अब सर पैसे को खर्च कैसे कैसे करेंगे, इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ये फर्म। जो भी फर्म ने गुड्स बनाए हैं उन्हें लोग पैसे में खर्च करते हैं। कंज्यूमर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, दोनों अपने अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। तो वही तीनों फेज को डिफाइन किया गया है। तो याद रखना इनकम जनरेशन फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं और खर्च करने को डिस्पोजिशन फेज कहते हैं। तो पहला प्रोडक्शन का हुआ, फिर जो पैसा कमाया उसे बांट दो, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, आप इसे इनकम भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसे इनकम फेज भी कह सकते हो, ये आपका इनकम फेज भी हो जाएगा, वो जो हमने पहले पढ़ा था, ये इनकम फेज भी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक्सपेंडिचर फेज भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसे इनकम फेज भी कह सकते हो, आप इसे एक्सपेंडिचर फेज भी कह सकते हो, ये दूसरे नाम भी है, आप उन्हें भी समझ सकते हो, ठीक है। बात वही है घूम फिर के, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फायदे क्या है भाई। फायदा, पहला फायदा तो ये है कि आप अपनी देश की इनकम निकाल सकते हो सर्कुलर फ्लो में, क्योंकि तीन स्टेजेस थे। पहले स्टेज पे 100 रुपए कमाया, इनकम में भी 100 रुपए बटे और खर्चों में भी 100 रुपए। आप तीनों प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस से देश की इनकम निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, रेंट, एक रेंट हो गया, एक प्रॉफिट हो गया, एक वेजिस हो गया, ठीक है, और एक इंटरेस्ट हो गया। इन चारों को ही जोड़ दोगे ना तो आप, ये इनकम फेज होता है, इस इनकम फेज से भी आप पता लगा सकते हो कि कितने की कमाई होती है। याद है आपको, ये चारों को जोड़ने पर 100 रुपए बन रहे थे, ठीक है। इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अदर सेक्टर ऑफ द, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वो वैल्यू ऑफ आउटपुट पता है किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है इसकी, इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि आपने प्रोडक्ट कितना बना के बेचा, ठीक है। और फिर जो आपका ऊपर वाला फेज था वो इनकम फेज था आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इट मे बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, आप खर्चों को जोड़ के भी निकाल सकते हो। कंज्यूमर ने किया था शायद 60 रुपए का खर्चा और प्रोड्यूसर ने कितने का किया था बच्चों, सर प्रोड्यूसर ने तो किया था लगभग आप मान लो 40 रुपए का खर्चा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था। सर हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो था, हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था वो 100 रुपए था, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग पैसे देते, हमने रेंट दिया था 20 रुपए, हमने प्रॉफिट दिया था 20 रुपए, हमने दिहाड़ी दी 20 रुपए, और सॉरी, एक मिनट को, हमने वेजेस दिया था 20 रुपए, हमने इंटरेस्ट दिया था 20 रुपए और प्रॉफिट था 40 रुपए, और सबको जोड़ोगे ना कितना बन रहा है, 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर खर्चों का फेज आ जाता है। फिर खर्चों में कैसे कैसे खर्चा हुआ था, सर जो कंज्यूमर था उसने खर्च किए थे 60 रुपए, और जो सर प्रोड्यूसर था उसने खर्च किए थे, प्रोड्यूसर ने खर्च किए थे लगभग 40 रुपए। तो वो एक्सपेंड, तीनों फेज देखो, अगर इनकम जोड़ोगे तो 100 रुपए, हमने जो प्रोडक्ट बनाकर बेचा वो भी 100 रुपए, जो हमने पैसे खर्च करे वो भी 100 रुपए। तो कहने का मतलब है आप किसी भी फेज पे जा सकते हो, आप चाहे इनकम फेज पे चले जाओ, आप वैल्यू एडिड फेज पे चले जाओ, या आपका जो एक्सपेंडिचर का फेज होता है तीसरे फेज पे जा सकते हो। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीन फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो के। तो इन तीनों फेजेस में से किसी भी फेज से आप देश की इनकम निकाल सकते हो, ठीक है। अगला है देखो पहला तो हमको ना, जो सर्कुलर फ्लो है जिसमें पहला फेज हमारा है, ये जो सर्कुलर फ्लो है बच्चों हमारा, इसको बहुत मैं ध्यान से समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला फेज है वो प्रोडक्शन का है, जहाँ पे 100 रुपए प्रोडक्शन किए, फिर इनकम 100 रुपए की जनरेट हुई, फिर एक्सपेंडिचर हुआ 100 रुपए का, ये तीन ही फेज ही है हमारे पास, ठीक है। तो इन सबसे हम पहला देखो फायदा क्या है इस फेज का, आप इनकम पता लगा सकते हो देश की, तीनों फेज में से किसी भी फेज से पता लगा सकते हो। और दूसरा, इसमें एक नॉलेज मिल जाती है कि इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी कैसी है, मतलब एक सेक्टर दूसरे पर कितना निर्भर है ये भी पता चल जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है भाई, हाउस होल्डर और प्रोड्यूसर। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एक सेक्टर दूसरे पे कितना डिपेंड है ये सर्कुलर फ्लो में दिख जाता है। अगला है वी लर्न हाउ कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर एंड वाइस वर्सा, एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे कितना डिपेंड है, और एक जो प्रोड्यूसर है हमारा
जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पता चल जाता है कि ये कंज्यूमर जो है, हमारा कंज्यूमर, वो बेचारा प्रोड्यूसर पे कितना डिपेंड है, ठीक है। और इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे कितना डिपेंड है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी कहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बराबर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अगला है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब तो भाई देखो, नेशनल इनकम के ये तो बात खत्म हुई। जो हमारा मेन था वो लगभग इसमें हो गया है, थोड़े बहुत अभी देख लेते हैं और क्या क्या रह गया है। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। तो अभी तक के आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। देखिए, नेशनल इनकम का मतलब होता है देश की वो इनकम जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने देश के अंदर और देश के बाहर से कमा रखी है। मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो उन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर से कमा रखी है, उसी को नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब कहने का मतलब है कि सर इसके अंदर दो तीन बातें हैं। तो पहली बात तो ये वो इनकम होती है, पहली बात तो ये फैक्टर इनकम होती है। क्या होती है? फैक्टर इनकम, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, ठीक है। और वो भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड है वो फिक्स है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। वो पीरियड हमारा फिक्स है। और या आप उसे अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हो। अब इसमें कुछ बातें थी जो हम समझ गए कि जो नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा जो 1 साल के अंदर जो फैक्टर इनकम कमाई जाती है, वो होती है नेशनल इनकम। सर इसके अंदर पहले ना दो तीन बातें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंस है, वो 1 साल के अंदर जो भी कमाता है फैक्टर इनकम, वो भी फैक्टर इनकम, उसे हम देश की नेशनल इनकम कहते हैं। अब फैक्टर इनकम में मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो, 4 सर्विसेज दी जाती है बच्चों: लैंड की, लेबर की, और कैपिटल, और तीसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। सबके बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी, या आप इसको वेजेस भी कह सकते हो, ठीक है। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। ये जो 4 सर्विसेज की जो ये 4 इनकम है, इन 4 इनकम को ही फैक्टर इनकम कहते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सर फैक्टर इनकम तो समझ में आ गया। सर नॉर्मल रेजिडेंस बताइए, ये कौन होता है? और वो भी नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा जो कमाया गया पैसा है। देखो, जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंस है, जो मैं आपको आम भाषा में बताऊं, ये उन लोगों की बात हो रही है जो हमारे देश में ही रहते हैं, ठीक है। जो हमारे देश में रहते हैं, इनमें दो बातें लेके चलना। देखो, एक तो ये हमारे देश में निवास कर रहे हैं, मतलब इनका जो स्टे है भारत के अंदर, ठीक है ना, जो स्टे है वो मोर देन 1 ईयर से भी ज्यादा है। ये 1 साल से ऊपर रह गया, इनको हो गया है रहते हुए। और ठीक है, और दूसरी बात, ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनका, जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दो तीन बातें आती हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अभी थोड़ा मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं अभी ज्यादा इस पे डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लो, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग हैं जो हमारे देश में निवासी हैं, जो हमारे देश में ही रहते हैं, बशर्ते चाहे अगर अपने देश का ना भी हो, बाहर का भी हो, बट वो हमारे देश में 1 साल से ऊपर हो गया उसको रहते हुए। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो इस देश में प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये 3 एक्टिविटीज वो इसी देश में कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार। देखो, 3 एक्टिविटीज: प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन की, कंजप्शन की, और इन्वेस्टमेंट की। ये 3 एक्टिविटीज जो है ना, वो इसी देश में कर रहा है। तो हम उस व्यक्ति को नॉर्मल रेजिडेंस कह देंगे। मतलब सर अगर वो बाहर का भी होगा तो भी कह दोगे? यस, अगर वो बाहर का भी निवासी है, वो हमारे देश में पिछले 1 साल से ज्यादा रह रहा है, और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका भारत ही बन गया है, यानी और प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ही करता है, तो आप उसको भारत का नॉर्मल रेजिडेंस कह सकते हो। और जो भी वो पैसा बाहरी टेरिटरी से, या सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी से या बाहर से कमा रहा है, दोनों जोड़ देना। जो हमारे देश के निवासी हैं, चाहे वो इस देश का हो या बाहर का हो, जो इस देश में रहने लगा है, इसी देश में प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट करने लगा है, जो भी पैसा ये देश के अंदर या देश के बाहर से कमाते हैं, और वो कौन सी कमाई होनी चाहिए? वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए। ये चारों इनकम, जो हमारे निवासी, ये 4 इनकम है, चाहे वो देश में से कमाए या देश के बाहर से कमाए, ठीक है, इस इनकम को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम। तो सर हमें समझ में आ गया, नेशनल इनकम का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे देश का कोई नॉर्मल रेजिडेंस, ये जो फैक्टर इनकम है, इस फैक्टर इनकम, और नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब ये नहीं कि भारत का ही होना चाहिए वो,
कोई भी हो सकता है भाई, बस वो आपको दो कंडीशन पूरी करनी होंगी, ठीक है, आप नॉर्मल रेजिडेंस बन जाओगे। और जैसे ही आप नॉर्मल रेजिडेंस बनोगे, तो जो भी पैसा आप देश के अंदर या देश के बाहर से कमा रहे हो, उसे ऐड अप कर देना, नेशनल इनकम मिल जाएगी आपको। तो नेशनल इनकम समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है NNP@FC। खैर इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे बहुत डेप्थ में, पर अभी इस फॉर्मूले को लिख के याद कर लेना आप सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इनकम, जो कि मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर इनकम क्या होती है। हमने बता ना, इस डेफिनेशन में अगर आप इस डेफिनेशन को देखो, तो लिखा है कि जो नेशनल इनकम है वो हमारे देश के अंदर जो फैक्टर इनकम है, जो नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा कमाई जा रही है पिछले एक साल के अंदर, पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वही नेशनल इनकम है। तो उसमें दो तीन वर्ड्स हैं, लाइक अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फैक्टर इनकम कौन क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं, अब यही हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो देखो, फैक्टर इनकम का मैंने आपको बता दिया। जब आप किसी के यहाँ पे जाके एज ए वर्कर काम करोगे, या आप अपनी जमीन उसको किराए पे दोगे, या आप किसी को पूंजी उधार दोगे, या आप किसी के यहाँ पार्टनरशिप में काम करोगे, तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। देखो, अगर आप कहीं जाके काम करोगे तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी। आप अगर अगर आप किसी को कैपिटल उधार देते हो, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या आप किसी को अपनी जमीन किराए पे देते हो, तो आपको रेंट मिलेगा। आप अब किसी के साथ एज ए पार्टनर काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इनफैक्ट पता है, रेंट और प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं, ठीक है। तो जब चार सर्विसेज आप रेंडेड करोगे, किसी को दोगे, तो आपको ये चार इनकम मिलेंगी। और इस चार कमाई को ही हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम आर दी पेमेंट मेड बाय दी प्रोड्यूसिंग यूनिट। और ज्यादातर ये पेमेंट कौन करते हैं सर, ये हमें ये पैसा कौन देगा हमें? ये प्रोड्यूसिंग यूनिट देंगी, जो फर्म है, जो फैक्ट्रीज वगैरह है, ठीक है। जो फैक्ट्री वगैरह है वही तो देंगे, क्योंकि भाई उन्हें ही तो जरूरत है इन चार सर्विसेज की। तो वही तो देंगे हमको ये सारे पैसे के, जितने पैसे हैं, ठीक है। तो और किसको पैसे मिलते हैं? ये मिलते हैं हाउस होल्ड को। किस लिए मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी है। हमने आपके यहाँ फैक्टर सर्विसेज दी है, और आप हमें उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में पैसे दोगे। हमने आपको एज ए आपके यहाँ काम किया, तो आप हमें सैलरी दो। हमने आपको कैपिटल दिया, आप हमें इंटरेस्ट दो। हमने आपके यहाँ पर जमीन दी, आप हमें रेंट दो। बाकी प्रॉफिट तो है ही, अगर एज ए पार्टनर काम किया है तो, ठीक है। तो ये फैक्टर इनकम हुई, जो हमें मिलती है, परिवार को मिलती है, हाउस होल्ड को मिलती है, कम मिलती है। हम ये फैक्टर सर्विसेज किसको देकर आते हैं? प्रोड्यूसर को देकर आते हैं। उसके बदले में ये पैसे हमें मिलते हैं। आगे सर, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? देखो, जो फैक्टर इनकम से हटके होती है ट्रांसफर इनकम, ये समझ लो, कुछ ऐसा समझो कि ट्रांसफर इनकम ये वो इनकम होती है जो रिसीव की जाती है बाय द पर्सन, उस व्यक्ति द्वारा, एज ए हेल्प ऑफ चैरिटी, ठीक है। किसी ने किसी को दान दे दिया, किसी ने किसी को भिक्षा दे दी, किसी ने किसी को पैसे बस ऐसे पॉकेट मनी में दे दिए, मतलब लाइक आपके बड़ा भाई आपको पैसे दे रहा है। अगर आपका बड़ा भाई आपको पैसे दे रहा है, तो क्या आपकी वो कमाई है? क्या आपने कहीं पे काम करके पैसा इकट्ठा किया है? वो नहीं सर, वो तो ऐसे पॉकेट मनी मिला है। आप भीख मांग रहे हो, आपने किसी को भीख थमा दी, ठीक है। कोई कटोरा लेकर बैठा हुआ है, कोई उसको भीख लाके दे रहा है, तो क्या वो फैक्टर इनकम हुई? सर, फैक्टर इनकम तब मिलती है जब हम आप किसी जब कहीं जाके काम करते हैं, किसी को जमीन किराए पे देते हैं, किसी को पूंजी उधार देते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें, वो फैक्टर इनकम होती है। भिक्षा विक्षा दान वान वाली इनकम नहीं होती फैक्टर इनकम, ये ट्रांसफर इनकम कहलाती है, ठीक है। इसको अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। भाई भीख मांगना एक अनअर्न्ड इनकम ही तो है। कोई आपको पॉकेट मनी दे रहा है, चैरिटी में दे रहा है पैसे, तो ये अनअर्न्ड इनकम है। क्या आपने पैसा कमाया है? नहीं कमाया भाई, आपको मिल गया है बस ये। दीज आर नॉट इंक्लूड, सबसे जो खास बात है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन और नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, जब हम NNP@FC को कैलकुलेट करते हैं, तो स्पेशली जो ट्रांसफर इनकम होती है, जो चैरिटी दान में मिल जाती है हमें ऐसे ही बिना किसी काम को किए, इस इनकम को हम देश की नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, इसको ऐड नहीं करते हैं। इसे ऐड इसे ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारी ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होती, याद रखना। कोई भी ऐसा पैसा जो आपको बिना मेहनत के, वो बिना वो जो फैक्टर सर्विसेज दिए बगैर मिल जाए, आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, आपको फिर भी ऐसे ही मिल जा रहा है, कोई चैरिटी में दे दे रहा है, कोई डोनेशन में दे दे रहा है, कोई पॉकेट मनी के तौर पे दे दे रहा है, ठीक है। तो इस पैसे को हम अपनी भाषा में भीख कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर इनकम होती है, ये मेहनत का पैसा नहीं होता, इसलिए इसको नेशनल इनकम में नहीं ऐड करते। आगे बढ़ते हैं। तो जो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फर्क क्या है? देखो, फैक्टर इनकम होती है खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, ठीक है। ये होता है मेहनत का पैसा। कौन सा पैसा? मेहनत। और ये होता है मेहरबानी का पैसा, ठीक है। कौन सी बानी? ये होती है मेहरबानी। मेहरबानी है, भाई ने पैसे दे दिए, बहन ने पैसे दे दिए, तो मेहरबानी की कमाई है भाई ये। इट रेफर इट रेफर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर। इट रेफर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर
फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि हम प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहा है इसलिए वो पैसे देगा हमें। और इट रेफर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाई ए पर्सन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प डोनेशन और चैरिटी, जो आपको हेल्प डोनेशन और चैरिटी में मिल जाती है, ये वो कमाई है, ठीक है। इट इज अ रिवार्ड फॉर द रेंडरिंग सर्विस, ये आपने सर्विस दी है इसलिए आपको ये पैसे मिले हैं। और ये कौन से पैसे हैं? ये कोई रिवॉर्ड नहीं है सर्विस का, क्योंकि यहाँ कोई सर्विस ही नहीं दी गई है, तो रिवॉर्ड का है बात का, ठीक है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इट इज द अन अन यूनिलेटरल और वन साइडेड पेमेंट, इसे यूनिलेटरल और वन साइडेड पेमेंट कहते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है भाई जब हमें पैसे देता है तो क्या बदले में कोई सर्विस परफॉर्म की है उसके लिए, एज ए उसकी फैक्ट्री में कोई काम किया है जाकर, या उसे हमने पैसे उधार दिए? नहीं, एज ए उसने पॉकेट मनी हमें पैसा दिया है, ठीक है। तो विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब ये पैसे मिल गए हैं या भाई ने पैसे दिए हैं तो उसका मतलब थोड़ी कोई काम करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर अगर आपका मालिक आपको सैलरी दे रहा है तो आपको पूरे मंथ काम करना है उसके यहाँ पर, अगर पूरे साल का पैकेज दे रहा है तो पूरे साल काम करना पड़ेगा। यहाँ पैसे देने के बदले में वो काम करवाएगा अपनी फैक्ट्री में। और यहाँ पे जो आपके बड़े भाई या आपके घर के बड़े लोग हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं, क्या वो काम करवाएंगे आपसे? नहीं सर, कोई रिटर्न में काम नहीं करना है, ये बस फ्री में पैसे मिल जाते हैं और जिंदगी आजकल ऐसे ही कट रही है ना। 100-200 रुपए मिल जाते हैं, बस उसी से जीवन चल रहा है, समझो ये वही कमाई है। तो यही होते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस, ये मेहरबानी की कमाई, ये मेहनत की कमाई होती है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और इसको क्या करते हैं? नॉट नॉट इंक्लूड नॉट इंक्लूड नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। चलो नेक्स्ट, आगे आगे देखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम, दीज आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता, सॉरी ये ऐड होता है और ये ऐड नहीं होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कमाई होती है सर? रेंट की, सैलरी की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की। इसमें क्या होता है? गिफ्ट हो गया, चैरिटी हो गया, दान दक्षिणा हो गई, भीख हो गया, यही सब चलता है सर इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नॉर्मल रेजिडेंस, हम दो बातें होती है इसके अंदर। पहली बात, एक तो जो इस देश का सामान्य निवासी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कंट्री, जो इस देश का सामान्य निवासी है, सामान्य निवासी, ठीक है। सामान्य निवासी, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य निवासी है इस देश का, जो नॉर्मल रेजिडेंस है, जो इसी देश में रहता है, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि उस पर कंडीशन ही नहीं देखनी, वो पहले से ही हमारे देश में रह रहा है, वो कहीं गया ही नहीं बेचारा, बचपन से पैदा हुआ यहीं, पुश्तें बीतती जा रही है, वो भी यहीं रह जाएगा। हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कभी कभार हमारे देश में आते हैं, जो एनआरआई होते हैं, जो हमारे देश को छोड़ के चले जाते हैं हमारे देश के, ठीक है। और या वो लोग होते हैं जो बाहर से हमारे देश में रहने आए हैं। जो हमारे देश का पहले से बंदा है वो तो यहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो जाएगा कहाँ? वो यहीं खाएगा पिएगा, नौकरी करेगा, यहीं करेगा, जीवन यहीं बीतना है। ये कंडीशन हमें उन लोगों पे देखनी पड़ती है कि आप कोई जाके हमारे बाजू वाले अंकल से पूछो अपने पड़ोसी के कि अंकल आप नॉर्मल रेजिडेंस हो कि नहीं हो, तो वो यही कहेगा बउआ बेटा हम तो यहीं रह गए, जीवन खाना पीना मरना सब यहीं पर है, तो काहे हम पे ये कंडीशन थोप रहे हो? जाके उनसे पूछो ना जो बाहर से रहने आए हैं, जो कुछ समय रहेंगे, उन पे जाके पूछो ना कि वो है कि नहीं है। तो बाहरी लोगों पे लगाते हैं हम, जो ऐसे लोग जो बाहर से रहने हमारे देश में आए हैं, ठीक है। हम दो चीजें चेक करेंगे, देखो, एक तो हु ऑर्डिनरी रेजिड्स रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न, मतलब ये थोड़ा मैं इसको भी हटा रहा हूँ। देखो पहली बात, इसमें दो कंट्री हैं, मतलब पहले तो मैंने बता दिया कि जो हमारे देश के पहले से लोग रह रहे हैं उन पे कोई कंडीशन लगेगा नहीं। हाँ, दो बातें देखनी है, अगर आप बाहरी हो तो हम दो बातें देखेंगे कि आप हमारे देश में रहते हो या नहीं रहते हो, और दूसरी बात कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत है या नहीं है। आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? भारत। अब भारत में इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होना चाहिए? तीन बातें, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ये तीन एक्टिविटीज याद रखना। पहला है प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन, फिर अगला है कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट, ये हम मैं इसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट में रखता हूँ। और ये तीनों वर्क, ठीक है, ये तीनों वर्क अगर आप कर रहे हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये तीन काम भी आप देश के अंदर कर रहे हो, आप इस देश में रहते भी हो, आपको समय भी हो गया रहते हुए, तो हम आपको देश का ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ए पर्सन रिजाइडिंग ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल से अगर ज्यादा आप रह जाओ और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत अगर बन जाए, तो हम आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे, सामान्य निवासी कहेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जहां पर आप रहते हो वहीं पे सारे काम करने हैं आपको, यानी कि हम आप रहते हो भारत में, आपको भारत में सारे काम करने हैं, आपको सारा पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना सब इसी देश के अंदर करना है, ठीक है। तब हम जाकर आपको कहेंगे कि आप हमारे देश को क्या हो? एक सामान्य निवासी हो। आपको दो बातें पूरी करनी है, पहली बात आपको इस देश में रहना है वो भी 1 साल से
ज्यादा रहना है आपको, ठीक है, 1 साल से ज्यादा। और दूसरी बात, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये 3 एक्टिविटीज भी इसी देश में करनी है। तब अगर आप बाहर ही रहोगे तो हम आपको भारत का सामान्य निवासी का दर्जा दे देंगे, ठीक है। अगला है डोमेस्टिक इनकम। क्या होती है डोमेस्टिक इनकम, समझना देखो। डोमेस्टिक इनकम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है NDP@FC, तो इसको भी लर्न कर लेना, ठीक है। NDP@FC होता है इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सॉरी सेक्टर इनकम लिखा है, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय की कंपनसेशन आती है, रेंट इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट किया गया है, जनरेट बाय नॉर्मल रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बात को बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक राम और एक एक बंदा है श्याम, ठीक है, ये एक श्याम है, ये है श्याम, ठीक है। राम हमारे देश का ही है, ये है नॉर्मल रेजिडेंस, ये इसी देश का निवासी है। जो श्याम है वो नॉन रेजिडेंस है, ठीक है, नॉन रेजिडेंस। ये तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस कह सकते हो आप इसको, जो इसी देश में रहता है। इसकी तो बात ही खत्म हो गई। ये ऑर्डिनरी रेजिडेंस है और वो नॉन रेजिडेंस है, ठीक है ना। या आप इसको ऑर्डिनरी या नॉर्मल रेजिडेंस भी कह सकते हो, आप इसको या ऑर्डिनरी रेजिडेंस भी कह सकते हो, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए, मान लेना कि हमारे राम ने दो जगह से अर्न किया पैसा। एक डोमेस्टिक टेरिटरी से, देश के अंदर से, डोमेस्टिक टेरिटरी, और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर से। ये बाहर भी बिजनेस वगैरह करता है और उसने बाहर से ही पैसे कमाए। और ये जो बंदा है श्याम, ये वैसे ही हमारे देश का नहीं है, नॉन रेजिडेंस है, बाहर का व्यक्ति है, ठीक है। और इसने इसने जो अर्न किए हैं, इसने भी कुछ पैसे कमाए हैं, ठीक है। देखते हैं इसने कितना पैसा कमाया। मान लीजिए इसने कमाए 200 रुपये, हमारी इकोनॉमी में से 200 रुपये कमाए। और जो हमारा राम है, उसने कमाया हमारी इकोनॉमी से 400 और बाहर से 300, ठीक है। हमारी इकोनॉमी से 400 और 300 रुपये इसने बाहर से कमाए। कि सर उसने बाहर से नहीं कमाया होगा? अरे बाहर की छोड़ो ना, अपने देश की देखो, वैसे भी वो बाहर का बंदा है, ठीक है ना। अभी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, मैं दो बातें लिखूंगा। एक तो डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, एक नेशनल इनकम, ठीक है। एक लिखूंगा मैं नेशनल इनकम, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। देखिए डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, देश के अंदर, सिर्फ देश के अंदर जो पैसा हमारे नॉर्मल रेजिडेंस या ऑर्डिनरी रेजिडेंस या नॉन रेजिडेंस ने जो कमाया उसे जोड़ देते हैं। तो हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंस कौन था? हमारा राम ऑर्डिनरी रेजिडेंस था, जो इसी देश में रहता है, ठीक है। हो सकता है विदेशी भी हो, है ना, पर इसने ये दो कंडीशन पूरी कर रखी है। कौन कौन सी कंडीशन पूरी कर रखी है इसने? वही सर, 1 साल वाली और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाली, यही बताई गई थी इसको, ठीक है। 2 साल वाली और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाली, एक तो 1 साल वाली और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाली, ये दो कंडीशन पहले से पूरी करके बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है इसको ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है हमारे देश का ही हो, अगर नहीं भी होगा तो उसने ये कंडीशन पूरी कर रखी है, तो ये भी नॉर्मल रेजिडेंस है इस देश का। ये हो गया नॉन रेजिडेंस, ये बाहर का है, ठीक है ना। इसने ये दो कंडीशन पूरी नहीं करी है, इनमें से कोई एक भी पूरी नहीं करी है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल नॉन रेजिडेंस का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। अब बात को समझना, जब डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे ना, तो राम और श्याम दोनों की कमाइयां ऐड हो जाएंगी, लाइक, पर देश के अंदर वाली कमाई, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, देश के अंदर, ठीक है ना। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, देश के अंदर का, अंदर की कमाई, देश के अंदर की कमाई की बात कर रहे हैं हम सब, ठीक है। तो सर वो कौन से पैसे जो देश के अंदर कमाए जा रहे हैं? देखिए, ये कमा रहा है 400 रुपये, जो देश के अंदर कमाए जा रहे हैं, और ये भी हमारे देश में कमा रहा है आके 200 रुपये, बाहर का है आके यहीं कमा रहा है। तो 400 + 200 कितने हो गए? 600 रुपये। ये तो हुई डोमेस्टिक इनकम। क्या हुई? डोमेस्टिक इनकम, जिसमें हमारे देश वाला जो है, जो बाहर का है, दोनों की हम देश के अंदर की डोमेस्टिक इनकम को जोड़ दे रहे हैं। तो जबकि सर वो बाहर का है, क्यों जोड़ रहे हैं? अरे डोमेस्टिक में जुड़ जाती है भाई। तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बात को बहुत ध्यान से समझना। जो डोमेस्टिक इनकम है, जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, बात को समझना। मैं एक नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है, आपको अगर नेशनल इनकम निकालना है,
तो आपको अपनी डोमेस्टिक इनकम में दो काम करने हैं। आपकी वो 600 रुपये थी ना डोमेस्टिक इनकम, आपको इसमें क्या करना है, सुनना बहुत ध्यान से। आपकी डोमेस्टिक इनकम 600 रुपये थी। आपको सबसे पहले जो हमारे व्यक्ति ने बाहर से कमाया 300 रुपये, वो ऐड कर दीजिए। उसे आपको क्या कर देना है, अब उसे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो 600 में 300 रुपये ऐड कर दो। और साथ में ये जो बाहर का है, जो इसकी इनकम ऑलरेडी ऐड थी डोमेस्टिक में, इसे हटा दो। ये बेकार आदमी है, ये बाहर का है, इसे हटाओ। ठीक है, तो कितने रुपए कमाए थे उसने आके, सर 200 रुपये कमाए थे, 200 रुपये हटा देते हैं। बात को बहुत ध्यान सुनना। इस 600 रुपये में मैं आपको 600 का डिवीजन समझा देता हूँ। इस 600 रुपये में क्या क्या था। इस 600 रुपये में हमारे जो ऑर्डिनरी था, मतलब इस बंदे की 400 रुपये की कमाई, और उसकी 200 रुपये की कमाई, मतलब जो हमारे व्यक्ति ने क्योंकि भैया सर आपने 300 रुपये क्यों ऐड नहीं किया था यहाँ पर, रीजन है डोमेस्टिक इनकम देश के अंदर की इनकम होती है, जबकि ये 300 रुपये बाहर से कमाया गया, तो हम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो राम और श्याम ने देश के अंदर से जो कमाया 400 200 रुपये, 600 रुपये हमने वही लिखा हुआ है। ठीक है, हमने अब आगे क्या किया, नेशनल इनकम निकालने से पहले जो हमारे राम ने बाहर से कमाया था 300 रुपया, वो तो हमने यहाँ पे कर दिया ऐड। ठीक है, और साथ साथ में जो श्याम ने हमारी इकोनॉमी में कमाया था 200 रुपये, उसे हम क्या कर देंगे, बाहर से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या किया। हमने 300 रुपये ऐड किया। ठीक है, हमने ये 300 रुपये किया ऐड, हमने 300 रुपये ऐड किया और 200 रुपये किया माइनस, और ये सारा काम किस में हुआ, 600 रुपये में। ठीक है, देखते हैं अब कितना आता है। तो 6 और 3 900, और 900 में से 200 गए, सर ये तो 700 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी नेशनल इनकम। यही हमारी हुई क्या, हमारा 700 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी नेशनल इनकम हुई। ठीक है, पर एक बात समझ नहीं आई सर, ये हुआ क्या। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैं आप समझना बात को। देखिए, कहने का मतलब हो क्या रहा है कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम में जो हमारा जो व्यक्ति है, जो देश के अंदर देश के बाहर से कमा रहा है, बस उसे जोड़ दिया जाता है। 400 प्लस 300, 400 प्लस 300, 700 रुपये। जो हमारे लोग देश के अंदर और देश के बाहर से कमा रहे हैं, वही तो नेशनल इनकम है। मैंने डेफिनेशन में क्या रीड करवाया, जो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंस, डोमेस्टिक टेरिटरी और बाहर से कमाता है, उसी को अगर जोड़ दो तो वो नेशनल इनकम है। पर वो तो जो पिछले साल समझाया था वो क्या था, वो डोमेस्टिक से नेशनल पे आना सिखाया था। उसमें किया गया था, बाहरी वालों की इनकम हमने हटा दी थी, और जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया था उसको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया। उसमें भी 700 आ गया था, इस केस में भी 700 आ गया। तो यही हमारी नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम हमारे ही लोगों की कमाई होती है, जो हमने देश के अंदर देश के बाहर से कमाया। इसमें ऐसे फालतू लोग नहीं होते, इन फालतू लोगों को हटाना, ये फालतू इंसान है। ठीक है, ये फालतू लोग हैं, फालतू लोग, और फालतू लोगों की जगह हमारे देश में नहीं है, इसलिए उनको, उनके पैसे भी हटाओ और उन्हें भी हटाओ। ठीक है, इसलिए मैंने उनकी इनकम को क्या कर दिया था, माइनस। पता है, इन्हीं दोनों चीजों को नेफिया भी कहते हैं बच्चों, इसी को ही नेफिया कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब सर, हमारे लोगों ने बाहर से कितना कमाया, तो बाहर ही हमारे यहाँ कितना कमा के चले गए, तो दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, सर दोनों का डिफरेंस बन रहा है हमारा 100 रुपये। ठीक है, हमने बाहर से कमाया 300, बाहर ही हमारे यहाँ से कमा के लेके चले गए 200 रुपये, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस बन रहा है 100 रुपये। तो जैसे 600 में 100 जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 700 बन जाएगा। तो इसलिए कई बार हमारी नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला और ऐसे भी होता है। ठीक है, ये इस प्रकार भी होता है कि नेशनल इनकम बराबर जो डोमेस्टिक इनकम है, जो हमारे ही लोगों ने कमाई है, उस डोमेस्टिक इनकम में, लाइक 600 था, उस, एक मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम में आपको नेफिया जोड़ देना है, नेफिया जोड़ देना है। 600 रुपये हमारे लोगों ने कमाया, मतलब, और 100 रुपये ये, मतलब जो इकोनॉमी के अंदर हमारे देश के और बाहर के लोग थे, दोनों की इनकम इसमें ऐड है, तो जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, तो इस केस में भी डोमेस्टिक इनकम में हमने जो बाहर से कमाया, जो बाहरी हमारे यहाँ से कमाया, उसे माइनस कर दोगे तो भी 700 आ जाएगा, या आप नेफिया ऐड कर दोगे तो भी 700 हो जाएगा। क्योंकि नेफिया भी क्या है, नेफिया भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है। यानी कि जो हमने बाहर से जो हमने कमाया, जो बाहरी हमारे से कमा लेके चले गए, वो 100 रुपये का डिफरेंस था, और वही 100 रुपये का डिफरेंस हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर आकर ऐड कर दिया है, वो 700 हो गया। तो दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कहता है कि जो डोमेस्टिक इनकम है, जो डोमेस्टिक इनकम में है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले बाहरी लोगों को हटा देंगे। ये बाहर के लोग हैं, कौन है ये, बाहर, बाहर के लोग, बाहर के लोगों की कमाई है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी हमारी कमाई
हमारी कमाई जो बाहर से है, बाहर से की गई है, बाहर से की गई है, हमने जो पैसा बाहर से कमाया है ये वो है। ठीक है, तो उसमें से जो बाहरी हमारे यहाँ से कमा के लेके चले गए उसे माइनस कर दो, 700 आ जाएगा। या दोनों के बीच के डिफरेंस को नेफिया कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम में आप ये नेफिया ऐड कर दोगे तो भी 700 आ जाएगा। ठीक है, तो काफी बातें हमने समझी इसके अंदर। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल इनकम मैंने आपको समझा दिया। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम एक सम होता है फैक्टर इनकम का। ठीक है, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है। और ये अर्न कौन करता है? इसे नॉर्मल रेजिडेंस कमाता है ना। और वो भी कहाँ से कमाता है? डोमेस्टिक टेरिटरी से भी कमाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कमाता है। मैंने आपको पहले ही बताया। आप एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ। देखो इस एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ आप। देखो, जो हमारे देश का ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, जो देश के अंदर से और देश के बाहर से कमा रहा है, दोनों को जोड़ दो, 400 300 700 बन जा रहा है। ठीक है ना। जो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंस देश के अंदर और देश के बाहर से जो कमाता है, पहली बात, नॉर्मल रेजिडेंस की मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया है। वो व्यक्ति जो 1 साल से ऊपर हो गया है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत है, ऐसे लोगों की कमाई जो देश के अंदर और देश के बाहर से कर रहे हैं उसे जोड़ दो। वो 400 300 रुपए का जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, देखो बस आपका डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम बनाना है तो आपको उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? नेफिया। नेफिया ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम में नेशनल नेफिया ऐड कर दो। डोमेस्टिक इनकम क्या है? हमारे देश में और बाहरी दोनों की इनकम है इसके अंदर, और देश के अंदर की है। इसमें जैसे ही नेफिया ऐड करोगे ये नेशनल इनकम बन जाएगा। अब कहने का मतलब है नेफिया क्या होता है? नेफिया नेट फैक्टर इनकम विच आर रेजिडेंस अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसमें दो बातें होती हैं। नेफिया अगर आपको निकालना है, अगर आपको नेफिया निकालना है तो क्या है और क्या माइनस करना है। आपको याद है वाला से जो सीन था जिसमें हम बाहर से कितना कमा रहे थे? हम बाहर से कमा रहे थे 300 रुपए, और जो विदेशी हमारे यहाँ से कमा के लेके चले गए थे 200 रुपए, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया था? 100 रुपए आ गया था। याद है ना एग्जाम्पल? कहने का मतलब है फैक्टर इनकम विच आर रेजिडेंस, जो हमारा देश का रेजिडेंस है, अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाहर से कमा रहा है। हमारे यहाँ के बंदे ने कितना कमाया था? राम ने। ये राम की इनकम थी। किसकी? राम। राम ने कितने कमाया था बाहर से? 300 रुपए। और डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम का वही पार्ट है विच बिलोंग टू द नॉन रेजिडेंस विच आर डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब वही जो दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था बच्चों? दूसरे व्यक्ति का नाम श्याम था। ठीक है, जो श्याम ने हमारे यहाँ से कमाया था वो कितने रुपए कमाए थे? सर 200 रुपए कमाया था। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है? नेफिया हो जाता है 100 रुपए, जिसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में यही नेफिया जोड़ जोड़ अगर जो हम ऐड कर दें ना तो नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम थी हमारी 600 रुपए, और जो नेफिया था वो 100 रुपए था। और नेशनल इनकम कितनी आ गई थी हमारी? 700 रुपए आ गई थी। ठीक है बच्चों। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, भाई जो पैसा हमने बाहर से कमाया और जो पैसा बाहरी हमारे यहाँ से कमा के लेके चले गए। फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, और फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट। ये वो पैसा है जो हमारे देश के लोगों ने कमाया, और ये वो पैसा है जो बाहरी लोगों ने कमाया। यानी कि 300 रुपए जो हमारे लोगों ने कमाया था और 100 रुपए जो बाहरी लोगों ने कमाया था, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारा? सॉरी, बाहरी लोगों ने 200 रुपए कमाया था, दोनों का डिफरेंस आ गया था 100 रुपए, जो हमारा क्या था? नेफिया था। ठीक है, नेशनल इनकम बराबर डोमेस्टिक इनकम प्लस नेफिया, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। डोमेस्टिक इनकम में नेफिया ऐड करते हैं, नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर क्या कहते हैं? आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाँ, आप डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये दोनों वर्ड सेम है। तो कभी एग्जाम में और क्वेश्चन में अगर डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही सेम है। अच्छा, फिर आती है ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। थोड़ी सी बातें हैं इसमें, हम मैं सोच रहा हूँ इसको अभी न्यूमेरिकल पोर्शंस आ गया है बच्चों। हमारी जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो होते हैं अब खत्म यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में वो सब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैं वो सब डिस्कस कर दूंगा। जो नेक्स्ट क्लास थ्योरी लगभग समझो सब पूरी कंप्लीट फिनिश है, कुछ बचा नहीं है थ्योरी के अंदर। थ्योरी ऑलमोस्ट पूरी डन कर दिया नेशनल इनकम के। ये लास्ट लेक्चर रहा, इस लास्ट लेक्चर के साथ हमारा पूरा थ्योरी डन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम ना मेथड से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, फिर वैल्यू एडिड, फिर एक्सपेंडिचर, फिर इनकम मेथड, और फिर एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। पीवाईक्यू वगैरह सब होंगे, कुछ आपको नहीं करना होगा। 1 2 लेक्चर और होंगे या मैक्सिमम 3 लेक्चर जाएंगे। हर मेथड के एक लेक्चर बना दूंगा, एक कन्वर्जन का, एक वैल्यू एडिड मेथड का, ठीक है, एक्सपेंडिचर और इनकम का। 2 3 या 4 मेथड में नेशनल इनकम हो जाएगी एकदम डन। ठीक है, कहीं कोई नंबर नहीं कटने। बस आपको क्या करना है? आपको हमें सपोर्ट करना है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि देखो, कहने का मतलब है कि जैसे हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो सारी कहानी बन रही है ना बच्चों, वो आपके प्यार की है। थोड़ा सा समय निकाल के प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद अगर एक लाइक ना मिल पाए तो गुरु दक्षिणा कैसी होगी बच्चों? तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ साथ में ध्यान से और मन से पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों।